नमस्कार। आज से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम लोग। प्रोग्राम कहें या आपके लिए एक नया कोई मुद्दा, जैसे कि आप इसको रैपिड सेशन सीरीज कह सकते हैं। आपको पीछे थंबनेल पे नजर भी आ रहा होगा, रैपिड सेशन सीरीज। ये फिल्म्स 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है और खासतौर से इसको फोकस इस बार 2024 फिल्म्स के लिए ही किया गया है। आपको पता ही है कि इस समय मेंस से ज्यादा टफ फिल्म्स क्वालिफाई करना हो गया है। तो एक छोटी सी कोशिश हम लोग की तरफ से कि आपके लिए 2023 के, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, कुछ ऐसे मुद्दों को जो चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआरए, मतलब जो भी जीएस के विषय जो फिल्म्स से संबंधित हैं, उनसे जुड़ी हुई वो चीजें जो इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, साथ में करंट को अपडेट करते हुए एक छोटी सी कोशिश है हमारी। और आज से ये रोजाना आएगी चैनल पे। आप उसका एक फिक्स टाइम होगा, आप आज जिस टाइम पे आएगा उसी टाइम पे रोजाना ये जारी होगा आपके उस पे। तो उसी से है इंपॉर्टेंट और आपको कोशिश यही है कि आप इसका फायदा उठा सकें। इस पे केवल फोकस्ड उन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों पे किया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के लिए हमने जो टॉपिक चुना है वो है देखिए 16वें वित्त आयोग की। ठीक है, आप लोगों को पता है 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है, उनके अध्यक्ष बन गए हैं। अब हम देखेंगे कि आज के आर्टिकल में 16वां वित्त आयोग क्या है। ठीक है, इस बार के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कौन इनके सचिव हैं, 16वें वित्त आयोग का कार्य क्या है। ठीक है, और खासतौर से वित्त आयोग के बारे में जानेंगे कि आखिर में वित्त आयोग क्या होता है, और जो इसके पहले का वित्त आयोग था यानी 15वां वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग ने आगे के लिए क्या सिफारिशें दी हैं, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो हम आज के क्लास में यहाँ पे कवर करेंगे। और रोज इसी तरीके से एक टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आज के अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात शुरू करें, अगर देखें तो हम बात कर रहे हैं 16वें फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया, 16वें वित्त आयोग की। तो क्या है, कैसे, खास बात आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही फिलहाल आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा कि 16वें वित्त आयोग का केंद्र सरकार ने गठन कर दिया है। ठीक है, अगर हम गठन के बाद बात करें कि इनके अध्यक्ष के रूप में, तो आप देख रहे हैं इन्हें डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। इन्हें इनके अध्यक्ष के रूप में यानी जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और जो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सब इनके बारे में कुछ एक खास बात है, क्योंकि ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, इसलिए आपको जानना बनता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में के ये प्रोफेसर हैं डॉक्टर पनगड़िया। ठीक है, इनके बारे में कुछ बेसिक सी बातें। इनको क्या है कि जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, अब यूपीएससी आपसे ये कभी नहीं पूछेगी कि इन्होंने कब से कब तक कार्य किया है, लेकिन अब ये बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो आपको इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। 2017 में इन्होंने भारत के G20 के शेरपा के रूप में भी कार्य किया है। तो ये सब इनकी उपलब्धियां हैं, क्योंकि अब वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसे ही किसी को उठा के तो बनाने नहीं दिया जाएगा, उसके लिए योग्यताएं, पात्रताएं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनको ध्यान में रखा जाता है। तो इसलिए इनके बारे में आपको जानना थोड़ा सा लाजिमी बनता है। तो इन्होंने 2017 में भारत के G20 के शेरपा के रूप में भी कार्य किया है। उसके पहले भी अगर आप देखें तो तुर्की में 2015, चाइना में 2016, जर्मनी में 2017 में, जब G20 की अध्यक्षता इन देशों ने की थी इस समय में, तो उस समय G20 की मीटिंग में भारत की टीम का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। जैसे इस बार G20 का भारत में हुआ था ना, भारत ने उसकी मेजबानी की थी, वैसे ही 2015 में तुर्की, 16 में चाइना, 17 में जर्मनी ने जब किया था, तो भारत जो भी उसमें शामिल हुआ था। तो भारत का की टीम जो गई थी उसका नेतृत्व इन्होंने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने ही किया था। तो ये इनके बारे में खास है कुछ। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें भी कार्य कर चुके हैं, मुख्य अर्थशास्त्री रहे हैं इस बैंक में। और अरविंद पनगड़िया 1978 से 2003 तक मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें तो ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों में अलग अलग पदों पे काम भी कर चुके हैं। तो ये इनकी खासियत है, इसीलिए इन्हें, क्योंकि इनको अर्थशास्त्र का ठीक ठाक क्या, इतने जगह पे इन्होंने काम किया, पढ़ा भी रहे हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी हैं, इस वजह से इन्हें चुना गया है। और 2023 में इनको नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर भी बनाया गया था। तो ये कुछ डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के बारे में विशेष बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें अब 16वें वित्त आयोग की, तो 16वें वित्त आयोग में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। इनको ये आयोग के सचिव होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो वित्त आयोग होता है उस पे एक तो आपका अध्यक्ष होगा और एक अध्यक्ष के साथ 4 लोग और होते हैं, 4 सदस्य होते हैं ना अध्यक्ष के साथ। तो अभी सबके नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अध्यक्ष के नाम की घोषणा और सचिव के नाम की घोषणा हो गई है। तो अध्यक्ष होंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के, और इस आयोग के सचिव होंगे ऋत्विक रंजनम पांडे, जो कि एक IAS अधिकारी। अब ये जो आयोग है 16वां वित्त आयोग, इसके पास 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के फार्मूले की सिफारिश करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप लोगों को पता है ये वित्त आयोग क्या काम करता है कि वित्त आयोग केंद्र और राजस्व के बीच केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा किस तरीके से होगा, यह वित्त आयोग डिसाइड करता है। तो अभी तक 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है, ठीक है। अब 16वां जो वित्त आयोग इसका गठन हुआ है, ये जो है इसका जो 1 अप्रैल 2026 से आगे के 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा किस प्रकार से होगा, इसकी रूपरेखा तैयार करेगी 16वां वित्त आयोग, ठीक है। क्लियर। 26 से आगे के 5 वर्षों के लिए यह ध्यान में रखिएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किस तरीके से होगा, यह काम है 16वें वित्त आयोग का, ठीक है। आगे देखें, आगे अगर हम बात करें 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कैसे होगा, तो केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया 16वां वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारों के साथ साथ आपदा प्रबंधन पर भी अपनी सिफारिशें देगा, ठीक है। क्या क्या कार्य करेगा, तो ये केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा तो करेगा ही, उसके साथ साथ अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई आपदा आ जाती है, तो आपदा प्रबंधन पे क्या करना चाहिए, इस पे भी अपनी सिफारिशें ये देगा। और ध्यान रखिएगा ये सिफारिशें देता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने जो पेश किया वो मानना जरूरी है, ये सिफारिश करते हैं, मानना ना मानना और सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी अभी आगे हम देखेंगे, खैर ये ध्यान रखिए। और ये इस आयोग के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 तक या रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक, जो भी पहले होगा। इनका जो सदस्य है, इनका जो कार्यकाल होगा 31 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो जाएगा, वो लास्ट डेट है। अगर 31 अक्टूबर 2025 के पहले इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जो इन्हें 1 अप्रैल 2026 से आगे 5 वर्षों के लिए रिपोर्ट बनानी है, कि तो अगर इन्होंने 31 अक्टूबर 2025 के पहले वो रिपोर्ट पेश कर दी तो उस दिन कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या इनका लास्ट डेट है कि इनको रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक पेश करनी ही करनी है। क्लियर। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके इस बार के प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं इस बार 16वें वित्त आयोग से, और इसके लिए 16वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह आपके लिए प्रोग्राम। अब देखिए, अब 16वां जो वित्त आयोग है उनके लिए प्रमुख शर्तें क्या है। ये 16वां वित्त आयोग थोड़ा सा यहां पर डिटेल से समझेंगे क्या क्या काम करेगा। तो 16वां जो वित्त आयोग है वो कर आय का विभाजन करेगा, और इसके लिए हमारे संविधान के अध्याय 1 और भाग 12 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करने के बारे में यहां पे दर्ज है। आप सभी लोगों ने बेसिक इंडियन पॉलिटी में बातें पढ़ी हुई होंगी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो कर आता है, भाई गवर्नमेंट का इनकम तो टैक्स ही है ना, तो ये जो टैक्स है इसका वितरण किस आधार पे होगा, ये हमारे संविधान के अध्याय 1 और भाग 12, ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसकी सिफारिश करना 16वें वित्त आयोग का काम है। इस कर आय से राज्यों के बीच शेयरों का आवंटन किस तरीके से किया जाएगा यह तय करना, और इसके लिए यह रिपोर्ट बना करके देना, यह 16वें वित्त आयोग का काम होगा। सहायता अनुदान के सिद्धांत किस तरीके से होंगे,
तो जो भारत की संचित निधि है, इस संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, उन सिद्धांतों की स्थापना करना 16वें वित्त आयोग का कार्य होगा। इनमें से विशेष रूप से जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 275 है, आर्टिकल 275, इस अनुच्छेद 275 के तहत अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों में उल्लिखित उद्देश्यों से अलग उद्देश्य के लिए राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि का निर्धारण शामिल है। यानी 16वां वित्त आयोग क्या करेगा कि जो संविधान का अनुच्छेद 275 है, अनुच्छेद 275 का जो खंड 1 है, उसके प्रावधानों में ऐसा लिखा गया है कि अगर मतलब अनुच्छेद 275 के खंड 1 में ऐसा प्रावधान है कि राज्यों को किन किन उद्देश्यों के लिए धन दिया जाएगा, धन का आवंटन किया जाएगा। अब उसके अलावा जो इस अनुच्छेद में प्रावधान लिखे, उसके अलावा मान लो कोई और ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए राज्यों को फंड जारी करना है, तो उन सब चीजों के लिए कि क्या राशि प्रदान की जाएगी, कौन सा सहायता अनुदान होगा, ये सब काम 16वें वित्त आयोग का होगा। ठीक है। स्थानीय निकायों के लिए राज्य निधि को बढ़ाने का भी काम होगा इनका, कि राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की पहचान करना, कि अगर ऐसा लगता है कि नहीं इन राज्य को और भी कुछ फंड की आवश्यकता है, तो ये सब जो ये रिपोर्ट बनाएंगे उसमें ये पेश करेंगे। इनका उद्देश्य है कि राज्य के अपने वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों को पूरक बनाना है। तो ये सारा कार्य जो है वो 16वें वित्त आयोग का है। ये अपने रिपोर्ट में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन से भी संबंधित क्या फंड जारी होना चाहिए, इसका भी मूल्यांकन अपने रिपोर्ट में करेंगे कि ये जो आयोग है आपदा प्रबंधन पहल से संबंधित वर्तमान वित्त पोषण संरचनाओं की समीक्षा भी कर सकता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है। ये इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाए गए फंड की जांच भी कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है, उसमें बदलाव के लिए उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। तो ये सभी 16वें वित्त आयोग जो भी अपनी रिपोर्ट बनाएगा इन सब चीजों के मद्देनजर और बनाएगा। अब देखो, ये तो आपने 16वें वित्त आयोग के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, अध्यक्ष और सचिव भी बन चुके हैं। अभी उनके सदस्यों का नाम डिसाइड नहीं है, वो जब होगा वो आपके सामने आ जाएगा। खैर, तो ये तो 16वां वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग जो रिपोर्ट बनाएगा किस किस आधार पर क्या क्या चीजें, यह आपके लिए इस बार के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहां पे 3 बातें मैंने बताई। हम पढ़ रहे हैं 16वें वित्त आयोग के बारे में, क्योंकि अभी उसका हाल ही में गठन हुआ है। अब ये वित्त आयोग क्या होता है, ये आपके इस बार के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो अभी वित्त आयोग काम कर रहा है अभी फिलहाल, यानी 15वां वित्त आयोग, उसके बारे में। खैर, तो पहले हम देखते हैं वित्त आयोग के बारे में क्या है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में उसके बारे में है, और अनुच्छेद 280 के तहत ही इसे स्थापित किया गया एक संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, क्योंकि हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 280 में, इसीलिए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका सबसे प्राथमिक कार्य क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना। ये जरूर ध्यान रखेंगे, सिफारिश शब्द है, ये केवल सिफारिश कर सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त फंड किस तरीके से या वित्तीय संसाधनों को किस तरीके से वितरण किया जाएगा, उसके लिए क्या सिफारिशें होनी चाहिए, यह काम है वित्त आयोग का। और अभी तक क्या है कि 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, ये 16वां हुआ है, इसीलिए वित्त आयोग के बारे में। ठीक है। अब देखो, जो 15वां वित्त आयोग था, जो भी 16वें के पहले, इसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली 6 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए सिफारिशें की थी। 1 अप्रैल 2020 से 6 वर्षों के लिए, यानी 1 अप्रैल 2026 तक। इनका 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया था बीच में, क्योंकि 5 वर्ष का ही होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना कि 16वां जो वित्त आयोग है 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्ष के लिए, 15वें वित्त आयोग का 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया था, ऐसा हो सकता है। खैर, अभी आप यहां पर ध्यान में रखें कि इनका गठन 2017 को हुआ था, 1 अप्रैल 2020 से आगे के 6 वर्षों के लिए। ठीक है। तो इन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट वगैरह इन्होंने ऐसे दी होंगी जैसे अब ये देंगे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य है।
ये ध्यान रखिएगा कि जो 15वां वित्त आयोग है, जो अभी इन्होंने जो भी अपनी सिफारिशें दी हैं वो 2025-26 तक चलेगा। अब जो 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक देगा, जो इनके देने की लास्ट डेट है, वो कब से लागू होगा? तो 2026, यानी 1 अप्रैल 2026 से आगे के 5 वर्षों के लिए 16वें वित्त आयोग की चलेगी। अभी लेकिन 1 अप्रैल 2026 के पहले तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जो चीजें तैयार हुई हैं वो चल रही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन होता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष या मध्यावधि में आवश्यकता अनुसार किया जाता है। राष्ट्रपति इनका गठन करेगा, 5 वर्ष के लिए होता है, बीच में भी हो सकता है। एक अर्ध न्यायिक निकाय है ये, और अभी जैसे इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो ये सब राष्ट्रपति के ऊपर। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन गठन? तो राष्ट्रपति। अब अगर ये जो वित्त आयोग है, क्योंकि वित्त आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में क्या है वो आगे देखेंगे थोड़ा सा। वित्त आयोग जो है, अब ये गठन हो गया, अब ये अपनी रिपोर्ट बनाएगा, तो अपनी रिपोर्ट किसे दे देगा? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा राष्ट्रपति को। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति को सौंपेगा, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत करवाएंगे। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, ये ध्यान में रखेंगे। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जितनी भी बातें लिखी वो सभी एक सिफारिश के तौर पर ली जाएंगी। वो सभी सिफारिशें कि ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं, ये वाली बात है। तो जो सिफारिशें हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। इसे मानना या न मानना यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इसे मानना या न मानना यह सरकार के ऊपर है। ऐसा नहीं कि उन्होंने रिपोर्ट दे दिया तो यह मानना सरकार के लिए बाध्यकारी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला जो वित्त आयोग था 1951 में गठित किया गया था, और अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, और अब ये 16वें का गठन हो गया है, ये ध्यान में रखिएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908 में बनी थी। इसके अनुसार वित्त आयोग के पास सिविल कोड की सभी शक्तियां होती हैं। ठीक है, जितने भी पावर सिविल कोड के पास होते हैं वो सभी पावर वित्त आयोग के पास होते हैं, और वित्त आयोग के पास ये शक्तियां हमें मिली हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बता रहा हूं कि ये जो रैपिड सीरीज हमने शुरू किया है ये इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है कि जो इस बार 2024 प्रीलिम्स के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको यहां पे आप उसे मतलब उससे उसका लाभ ले सके, इस उद्देश्य से। अब देखें, अब इसके पास सिविल कोड की भी शक्तियां प्राप्त है। किसी भी गवाह को वित्त आयोग बुला सकता है, किसी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज को पेश करने के लिए कह सकता है जो वित्त से संबंधित है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर हम वित्त आयोग के सदस्य के बारे में बात करें, कितने सदस्य होते हैं, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं। जैसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद बने, उसी तरीके से एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह ध्यान में रखेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति इनके नियुक्ति के लिए जो आदेश दे देता है उस आदेश में जो तारीख है उस तारीख तक ये पद धारण करते हैं। संविधान ने संसद को वित्त आयोग के सदस्यों की चयन की प्रक्रिया और तदनुसार उसकी योग्यता निर्धारित करने का अधिकार भी दिया है। हमारे संविधान ने क्या किया है, जो संसद है, संसद क्या है कि वित्त आयोग के सदस्यों के चयन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सब का अधिकार संसद के पास है। संविधान ने संसद को दिया है। उसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसे सार्वजनिक मामलों का पर्याप्त अनुभव हो। वैसे ही व्यक्ति को वित्त मंत्रालय का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, ऐसे किसी को उठा के नहीं। इसीलिए हम लोग डॉक्टर अरविंद पंडरिया के बारे में पढ़ रहे थे तो उनके बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बताई कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो वित्त आयोग के सदस्य हैं इनको निर्धारित करने की क्या योग्यता है,
तो अगर हम योग्यता की बात करें तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए कोई योग्य अगर व्यक्ति होगा तो वित्त आयोग के सदस्य बन सकते हैं। यहां पे सदस्यों की बात हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा कि वित्त आयोग के जो 4 सदस्य बनते हैं ना, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है या वैसा व्यक्ति हो सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के वित्त एवं लेखा मामलों का विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। प्रशासन के साथ साथ वित्तीय और आर्थिक मामलों में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति सदस्य के लिए योग्य है। ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट करते, ये ध्यान में रखें, इनका कार्यकाल क्या होगा, राष्ट्रपति। तो ऐसे लोगों का चयन होता है, ठीक है। अब सामान्य सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत सदस्यों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं सामान्य तौर पर 5 वर्षों के लिए, लेकिन कुछ ऐसा है तो फिर उससे उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ये सब राष्ट्रपति, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग के कार्य के। वित्त आयोग कार्य क्या करता है, तो अनुच्छेद 280(3) के तहत वित्त आयोग के कार्यों के बारे में जानकारी है। सारा अनुच्छेद 280 क्लॉज 3 में है। इसके अनुसार क्या है कि वित्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करे, ठीक है। जो है नीचे लिखे गए मामले, इन पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय का वितरण और राज्यों के बीच उसका आवंटन किस प्रकार से करना है, इसकी सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान शासित करने वाले कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, इसके बारे में राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ावा देने। भाई राज्य का भी वित्त आयोग है, अब राज्य का वित्त आयोग अपने राज्य के जितने भी ग्राम पंचायत हैं, जितने भी आपके नगर विकास मतलब नगर पालिकाएं हैं, इनके लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए, इनके लिए सिफारिश करेगा। उन सिफारिशों को ये राष्ट्रपति के पास में भेज सकते हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य की समेकित निधि का विस्तार करना है या नहीं करना है, जो फंड ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए, तो इन सब के लिए सिफारिशें दे सकते हैं। सुदृढ़ वित्त के हित में कोई भी मामला जो राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया हो, इसके मामले में राष्ट्रपति को सिफारिश दे सकते हैं। ये तो आपने वित्त आयोग के बारे में देख लिया, और अभी 15वां वित्त आयोग के बारे में आपको देखना होगा क्या है। तो थोड़ा सा 15वें वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो इंपॉर्टेंट है। तो 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब 16वां वित्त आयोग पढ़ रहे हैं तो 16वां वित्त आयोग, उसके पहले के वित्त आयोग और वित्त आयोग के बारे में आपको जानना बनता है। इसलिए 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक होगा। अभी इनका कार्यकाल 2025 तक चलेगा, इसलिए आपको इनके बारे में जानना लाजमी है। जो पहला वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जो पहला वित्त आयोग 1951 में बना था उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। 27 नवंबर 2017 को श्री एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो भी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल 2025 तक है, इसके अध्यक्ष एनके सिंह को नियुक्त किया गया था। एनके सिंह भारत के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008 से 2014 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी आपको 15वें वित्त आयोग के बारे में। अगर हम 15वें वित्त आयोग के 4 और सदस्यों के बारे में बात करें तो ये रहे वो 4 सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शक्तिकांत दास थे भारत सरकार के पूर्व सचिव, ये है 15वें वित्त आयोग के सदस्य। डॉक्टर अनूप सिंह सहायक प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के, वाशिंगटन डीसी अमेरिका के, ये सदस्य हैं 15वें वित्त आयोग के। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी हैं जो कि अध्यक्ष है बंधन बैंक के अंशकालिक रूप से, ये हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के, अंशकालिक रूप से सदस्य हैं वित्त आयोग के। तो ये 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। अभी 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की का जब उनके नामों की जब घोषणा होगी वो आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए ये आपके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो 15वां वित्त आयोग है, इस 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या है, इन्होंने क्या सिफारिशें की है। जैसे भी 16वां वित्त आयोग सिफारिश करेगा
आने वाले 2026 से आगे के 5 वर्षों के लिए। तो इन्होंने जो 2026 तक की कुछ प्रमुख सिफारिशें की हैं, ये क्या है, यह आपको जानना इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बनता है। जैसे केंद्रीय करों में राज्यों की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने सिफारिश की है। क्या कि आयोग ने 2021 से 26 की अवधि के लिए, यानी वित्त आयोग ने, 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने का प्रावधान रखा, जो कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा 2015 से 20 के लिए 42% से थोड़ी कम है। यानी जो 14वां वित्त आयोग था, उन्होंने राज्यों की जो हिस्सेदारी थी वो 42% रखी। 15वें वित्त आयोग ने क्या किया, उसको 41% बनाए रखने की सिफारिश की। ये जो 1% का समायोजन इन्होंने किया या कमी की, इसका उद्देश्य है कि केंद्रीय संसाधनों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों को समायोजित करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन हुआ था। ठीक है, अब ये जो 1% इधर के राज्यों से कम किया जाएगा, वो उधर के डेवलपमेंट के लिए जाएगा। इस उद्देश्य से इन्होंने किया। राजकोषीय घाटा एवं ऋण स्तर में इन्होंने, इस आयोग ने, 15वें वित्त आयोग ने क्या सिफारिश दी, तो इस आयोग ने सिफारिश ऐसा किया कि केंद्र का लक्ष्य 2025-26 तक अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक सीमित करना है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है। राज्यों के लिए वर्ष 2021 से 26 की अवधि के भीतर विभिन्न वर्षों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विशिष्ट राजकोषीय घाटे की सीमा की सलाह दी गई है इस वित्त आयोग के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो प्रारंभिक 4 वर्ष है 2021 से 25 में, इसमें स्वीकृत उधार सीमा का पूरी तरीके से उपयोग नहीं करने वाले राज्य बाद के वर्षों में शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं। यह कहा गया कि शुरुआत के 4 वर्षों के लिए जो फंड दिया गया, अगर उस फंड का उपयोग उन 4 वर्षों में नहीं कर पाए तो अपने आगे के वर्षों में उनको कर सकते हैं। तो यह है राजकोषीय घाटा और ऋण स्तर पे। कुछ और भी अनुशंसाएं की हैं 15वें वित्त आयोग ने, जैसे रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निधि पे इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी कि इनकी रिपोर्ट में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक आधुनिकीकरण निधि स्थापित करने का सुझाव दिया गया है 15वें वित्त आयोग के द्वारा, जो गैर व्यक्तिगत और मुख्य रूप से भारत के समेकित निधि और अन्य स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित है, उनको ऐसा करने के लिए कि एक आधुनिक निधि बनाई जाए जो कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निधि के लिए अलग से हो। ठीक है, जो कि भी भारत के समेकित निधि से जारी होती है। तो इन्होंने ये सिफारिश की है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में इन्होंने कुछ सिफारिश की है कि इनकी जो सिफारिशें हैं, जो वार्षिक तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलाई जाती हैं, तीसरे उस योजनाओं का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन, पारदर्शी फंडिंग पैटर्न, अनावश्यक योजनाओं को चरणबद्ध तरीकों से समाप्त करने हेतु स्थिर वित्तीय आवंटन के लिए सीमा निर्धारित करना, ये सभी भी की देखो क्या होता है कि जो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं होती हैं सभी राज्यों में चलती हैं, तो उन योजनाओं के लिए कोई तीसरा पक्ष ऐसा हो जो उनका मूल्यांकन करे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे कि योजनाएं जो चलाई जा रही है उनकी पहुंच लोगों तक हो पा रही है, कितनी हो रही है, इन सब चीजों का कोई एक ऐसा फंडिंग का पैटर्न होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि जितनी आवश्यकता है उतना ही फंडिंग जाए। इन सब चीजों के लिए क्या है, और मान लीजिए कोई योजना ऐसी चल रही है और वो योजना वहां पे मतलब उस राज्य में इस योजना का कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसी अनावश्यक योजनाओं को समाप्त कर दिया जाए, वो फंड बचेगा, वो दूसरे काम में यूज होगा। तो इन सब चीजों की टोटल सिफारिश क्या है कि 15वें वित्त आयोग ने की है। तो यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस बार के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो हमारा रैपिड सीरीज 2024 के लिए चल रहा है, इसमें रोज आपको कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बताया जाएगा इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख करके इसको ध्यान से सुन करके इसका आप चाहे तो अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं जो एग्जाम के टाइम पे आपके काम आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे कल कि किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।